कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। आज बिहार से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास हैं, उसकी हम बात करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, चुनाव विश्लेषण के प्रोफेसर, बहुत स्वागत आपका। अजीत द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। जी बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। तो आज सर, आज कहावतों का दिन है, ठीक है? क्या है सर कहावत है क्या? एक तो मुझे किसी ने कहा ये पढ़ दीजिए, आज के दिन आपके लिए फिट है शेर, बड़े दिनों बाद। मैंने कहा ठीक है, क्या है? गरीब की थाली में पुलाव आ गया, मतलब शहर में चुनाव आ गया। तो जो आज तेजस्वी यादव ने किया है कि हम बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, ये वादा तो आज तक किसी ने देश में नहीं किया कि हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। उनको लगता है बहुत बड़ी घोषणा है। घोषणा तो बहुत बड़ी है, लेकिन कभी कभी घोषणा ऐसी भी होनी चाहिए जो आदमी को लगे कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये कह रहा है तो दे देगा। ऑल्दो उन्होंने ये दावा किया कि तेजस्वी सरकार बनेगी, जब तेजस्वी सरकार बनेगी। अब एक तो कांग्रेस वालों, प्लीज उनको डिक्लेयर कर दो सीएम फेस। वो आदमी खुद लगा हुआ है, अकेला लगा हुआ है। अब तो वो बोलने लगे तेजस्वी सरकार, मतलब अजीब लग रहा है। वो नहीं, गठबंधन नहीं बोलने के लिए तैयार है, आप बोले जा रहे हैं अपने मुंह से। तो ये तो एक काम ये कर दें। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा उनकी घोषणा में कितना दम है, और क्या ये जैसे 10,000 रुपये परिवार को देने वाली इधर एनडीए की घोषणा जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने की, और जा चुका पैसा 1.25 करोड़ के करीब महिलाओं के खाते में, तो क्या वैसा दम है इसके अंदर। दूसरा, मैं आपको एक और ताज़ा सर्वे बिहार का वो दिखाऊंगा, और वो डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बात करने लायक है। कितना अंतर दोनों गठबंधनों में है उससे आपको ये पता चलेगा। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव कर रहे थे, उसमें ये लगा कि ये अकेला ही लड़ रहा है क्या आदमी बिहार में। बैठे हैं, कोई बड़ा साथी साथ में नहीं, ना कांग्रेस का कोई, ना किसी और पार्टी का कोई। अपनी पार्टी के भी जो चेहरे उनके साथ थे, सब पुराने चेहरे। मैं तो सोच रहा था इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, पहले तो कांग्रेस कम से कम साथ में होती। चलो, आपको केवल अपनी पार्टी की घोषणा की है तो पिताजी को ले आते साथ में, लालू जी बैठे होते, वहां पर एक वजन आता है। अब या तो आप चाहते ही नहीं कि मैं लालू जी का कोई भी बैगेज अपने साथ लेकर के चलूं, लेकिन वो था। और तीसरा, ये जो गठबंधनों में खटपट अभी चल रही है, तो इसकी भी हम लोग आज बात करेंगे, कहां गाड़ी अटकी हुई है। तो शुरुआत में उससे ही कर देता हूं, फिर क्योंकि पता चल जाए कि एक्चुअली कहां झगड़ा है, तो देवेंद्र आपको बता देंगे। आज नित्यानंद राय जी को जिम्मा दिया गया था चिराग पासवान से बात करने का। वो सुबह घर गए तो उनके घर से जाने से पहले चिराग पासवान मंत्रालय चले गए। अजीब था। फिर उनको संभालना पड़ा, नहीं हम तो उनकी और हमारे अभिभावक हैं, उनकी माता जी, उनसे मिलने के लिए गए थे। फिर दोबारा उनको जाना पड़ा बात करने के लिए। क्या चिराग इतने नाराज हैं कि मिलना भी नहीं चाहते बीजेपी वालों से? उसमें जो बात उन्होंने कही ना, वो सही बात थी कि सुबह जब नित्यानंद राय जा रहे थे तो उनको पता था कि वो उनकी माँ से मिलने जा रहे हैं, चिराग पासवान की माँ से। उसके पीछे की जो कहानी है, दोनों क्योंकि हाजीपुर के, नित्यानंद राय और रामविलास पासवान जी के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। उनकी पत्नी के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, और नित्यानंद राय जी के चुनाव जीतने में रामविलास जी का बहुत रोल रहता था। तो हमेशा आदर वाला, सम्मान वाला उनकी पत्नी के साथ नित्यानंद जी का जो घर का जैसा होता है रिश्ता, वैसा रहा है। सुबह जब वो गए तो उनको पता था कि चिराग पासवान अभी बात नहीं करना है उनको। जाके पहले उन्होंने उनकी माता जी के साथ तकरीबन 50 मिनट सौरभ बैठे थे। ऐसा नहीं था कि बस जाके नमस्ते करके आंटी और चेहरा छिपाने के लिए आप चले गए। जाके उन्होंने पूरी बात बताई। उसके बाद वहाँ से ही फ़ोन गया था चिराग पासवान को। और जब हाँ, और नहीं चिराग पासवान को ही पता था कि वो आ रहे हैं। तो पहली मुलाकात इनको उनके थ्रू करानी थी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी और विनोद तावड़े के साथ जो मुलाकात रही थी उसमें चिराग पासवान बहुत खुश नहीं थे, रादर ये कहें कि नाराज थे। हाँ, यही पूछा। तो उस कंडीशन में ये ज़रूरी था कि चिराग पासवान के घर का कोई व्यक्ति उनको समझाए, जो इन लोगों का एस्पेक्ट। ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी और तावड़े साहब वो भी संगठन प्रभारी, ये चुनाव प्रभारी। दो लोग जो बिहार देख रहे हैं बीजेपी के लिए। आपने कहा उनसे बात करके चिराग नाराज थे, तो पार्टी को लगा कि ऐसा आदमी से बात कराई जाए जो कंफर्टेबल हो, जिससे पारिवारिक रिश्ता हो। और उस बातचीत में ही, पिछली बातचीत में भी देखे हैं, जैसे मंगल पांडे को लेके जाया गया था, उसके पीछे भी यही इक्वेशन था कि उनको पता था कि धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ चिराग पासवान की कोई वैसा इक्वेशन नहीं रहा है। मंगल पांडे पिछले चुनाव में सीट शेयरिंग में वही की पर्सन रहे थे। तब नित्यानंद क्या है, क्या किस लिए नाराज है चिराग? नाराज कहना से ज़्यादा ये है कि उनके जो एक्सपेक्टेशन है और इधर जो ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, दोनों में बड़ा गैप।
कितना बड़ा गैप में, जैसे स्टार्टिंग तो हुआ था 43, लेकिन वो 43 दिखाने के लिए था। एलजेपी को भी बखूबी मालूम था कि ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ड्रीम नंबर्स अगर मिल गया तो 30 मिलेगा, जो कि नहीं मिलेगा ये उनको भी पता था, लेकिन वो सपना जिसको कहते हैं उसको 30 के हिसाब से सोच रहा था लोग। बीजेपी और जेडीयू का ये मानना था कि 20 से शुरू करेंगे, हम 22 तक जाएंगे। ठीक, अब 20 और 22 पे चिराग एकदम से उनको थोड़ा तेवर दिखाना था, तब तो उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती। थोड़ा उन्होंने तेवर दिखाया, तेवर दिखाने के बाद इधर भी ये बात समझ में आई कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो उसके बाद अब आज की जो बातचीत हुई है वो 24 सीट पे हुई है। अच्छा, सोर्सेज का ये कहना है कि वो 26 तक पे आने को तैयार हैं। मतलब बीजेपी जेडीयू 26 तक दे सकते हैं? नहीं, बीजेपी जेडीयू 24 तक गई है। चिराग पासवान का है कि 30 से नीचे करके 26 तक आने के लिए वो तैयार। तो अब लगभग ये आप मान के चलिए कि कल तक इसका समाधान पूरी तरह से निकल जाएगा। आज जब नित्यानंद जी उनसे मिल के गए, उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को ब्रीफ किया, और धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय को वापस शाम की फ्लाइट से पटना लौटना था, उस फ्लाइट को कैंसिल कराया गया। अब रात में 8:30-9 बजे के आसपास की फ्लाइट है, उससे पहले अमित शाह को ये लोग ब्रीफ करेंगे। और अब चिराग पासवान गठबंधन में पहली बार लड़ रहे हैं, तो बड़ा लवी डबी टाइप बंदे हैं, मतलब यंग है, लेकिन हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जेडीयू बीजेपी के साथ पहली बार लड़ रहे हैं असेंबली का इलेक्शन। बीजेपी के साथ तो लड़ ही चुके हैं, 2015 में वो सारे प्रयोग कर चुके हैं। बीजेपी के साथ लड़े थे जब, तो उनकी पार्टी को 2 सीटें आई थी। आरजेडी के साथ लड़े थे उनके पिताजी, तो 4 सीटें आई थी, और अकेले लड़े तो 1 सीट आई थी। तो ये पॉलिटिकल हैसियत है उनकी, राजनीतिक हैसियत ये है उनकी असेंबली के इलेक्शन में। तो अब ये बात जो वो बार्गेनिंग, जो नाराजगी वाली बात है, सारी वो बातें जो हैं इन्हीं सीटों के आसपास घूम रही हैं, कि इतने नंबर्स के आसपास जो घूम रही हैं। जो कल की बात थी वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मंगल पांडे पिछली बार उन्होंने डील कराई थी, तो इनके पास 22 सीटें हैं। ये 22 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर 22 से ऊपर जाना है तो 3 सीटें अमित शाह के पास हैं, वो आपको 25 तक ले जा सकते हैं। उनके पास है, मतलब वो वहां तक बढ़ सकते हैं। मतलब वो रखा जाता है अच्छा, ना, मतलब उसके लिए उनका आदेश चाहिए कि 3 और देनी है, तो उनका आदेश चाहिए। किसी एक बड़े के पास जाइएगा, और अगर 25 से ज्यादा सीटें चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर से बात करिए। तो ये स्थिति थी। आप 22 पर बात करिए, ठीक बात है कि भाई 23 और 24 तक बात अभी पहुंची हुई है, 23 पर है, 24 पर है, और उसके बाद 2 एमएलसी की सीटें देने की बात हुई है चुनाव के बाद। भारतीय जनता पार्टी के 7 एमएलसी अभी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें से जीतेंगे ही लोग। उसमें से है कि जो सीटें खाली होंगी 2 एमएलसी आपको दिया जा सकता है। ये अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव लड़ाना चाहते थे। सिकंदरा सीट है जो इनके जमुई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अरुण भारती की, उसी में आता है। और सिकंदरा की सीट प्रफुल्ल कुमार माझी, इनके जीतन राम माझी के पास है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये एक फॉर्मूला उनका है चिराग पासवान का, कि अगर एमएलसी की सीट मिलेगी तो हम इतनी सीटें जीत जाते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री पद डिमांड कर सकें, तो हम अरुण भारती को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, या हम खुद अगर बनना चाहें, लगता है हम डिप्टी सीएम भी बनवा सकते हैं। हाँ भाई, जो वो ऐसा वो बांध रहे हैं, और उसी को रोकने के लिए सारी कवायद है कि ये स्थिति नहीं आए कि इनकी जरूरत पड़े। जेडीयू बीजेपी ने 243 में से 170 जो सबसे अच्छी सीटें होती हैं वो आपस में बांट ली हैं। नाराजगी असली इस बात को लेकर के है कि चिराग पासवान को अरुण भारती ने परसों रात में, या उसके एक दिन पहले रात में किसी को कहा कि अगर ये जो सीटें हमको दे रहे हैं, अगर हम लोग लड़ेंगे तो हम लोग 2.5 में नहीं पहुंचेंगे, 5-6 से ज्यादा तो सीट ही नहीं जीत पाएंगे इसमें से हम लोग। फायदा क्या? इसमें कोई विनिंग सीट हमको ये लोग जीतने वाली सीट नहीं दे रहे हैं। इनको मगध और शाहबाद के इलाके में ऐसी सीटें मिल रही थी जहां आपको CPI-ML से लड़ना है, जो इंडिया ब्लॉक में सबसे स्ट्रांग फोर्स है, उससे लड़ना है, या आरजेडी की बहुत मजबूत सीटों पर लड़ना है। मतलब नीतीश कुमार की जो सबसे कमजोर सीटें थी वो ऑफर की गई थी। और ये जो सीटें मांग रहे थे, जो अगर आप कुछ सीटों के बारे में आप जाने, जो इनकी डिमांड थी, इनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके लिए ब्रह्मपुर की सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की कोर सीट है। कैलाशपति मिश्र की बहू वहां से दिलमणि देवी लड़ती थी। धर्मेंद्र प्रधान अपने एक बहुत ही नजदीकी व्यक्ति के लिए वो सीट चाहते हैं। गोविंदगंज की सीट चाहिए जो राजू तिवारी के लिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के, और वो सीट बीजेपी की है, सिटिंग एमएलए हैं और राधा मोहन सिंह के बहुत क्लोज हैं। इनको मटिहानी की सीट चाहिए, जिसका एमएलए इनका जीता हुआ सिंगल एमएलए था, अब जेडीयू में चला गया है, तो जेडीयू कह रही है, क्लेम करी कि हमारी सीट हो गई। इनको चकाई की सीट चाहिए है, जहां से निर्दलीय सुमित सिंह जीते हुए हैं, जो अभी जेडीयू के साथ हैं।
इनको जो नंबर 2 पर इनके कैंडिडेट्स रहे थे, जगदीशपुर में इनके भगवान सिंह कुशवाहा थे जो अब जेडीयू में आ गए हैं, वो नंबर 2 रहे थे 45,000 वोट के साथ, वो सीट चाहिए इनको। दिनारा की सीट चाहिए थी जो बीजेपी के राजेंद्र सिंह थे। लड़ाई दो है, नंबर ऑफ सीट्स भी और क्वालिटी ऑफ सीट भी। विनेबिलिटी है कि नहीं? आप ये एक तो क्वालिटी ऑफ सीट वाली बैटल तो हमको लगता है कि ये उस टेबल पर हार चुके हैं बातचीत में। वो बीजेपी और जेडीयू ने पहले बांट ली और इनको उसमें से ज्यादा लेवरेज मिल नहीं रहा है। और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम ऐड करें, अभी देवेंद्र जी जो कह रहे थे, ये एक पोजिशनिंग है कि हमारी माँ से बात की गई। क्या है कि चिराग पासवान और अरुण भारती ने इतने लोगों को वादे किए हुए हैं, इतने लोगों के साथ 10 तरह की सौदेबाजी हुई पड़ी है कि अगर उनको टिकट नहीं देंगे तो बहुत झगड़ा होगा। तो बात मुझसे आज किसी ने कही भी कि चिराग पासवान पहले जो है सीटें जो है कि मतलब मान के कि ये हमारी होंगी, वो ऑफर कर चुके हैं लोगों को। अब एक सीट आपको बताएं गायघाट में, आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या उसके लिए क्या सौदेबाजी है उस सीट के लिए। दिनेश सिंह एमएलसी हैं, उनकी पत्नी वीणा सिंह एमपी हैं वैशाली से, उनकी बेटी को लड़ना है कोमल सिंह को गायघाट सीट पर। तो क्या सौदेबाजी हुई है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो सीट नीतीश कुमार छोड़ करके राजी नहीं है कि किरण प्रभात जो है उनके पुराने आदमी। क्या सौदेबाजी हुई बताई दीजिए ना। तो फिर नहीं वो मतलब जो कई तरह के कंसीडरेशन होते हैं नेता के, सारे कंसीडरेशन में ना, तो सारे कंसीडरेशन में अब आप पोजिशनिंग नहीं करेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे? ये परेशानी। देखिए कितनी डिटेल में बताया इन्होंने, एक एक सीट के लिए कितनी मारामारी की जा रही है आपस में। और बीजेपी और जेडीयू वाले सब ये स्मार्ट लोग आपस में बांट लिए मजबूत सीटें। इसके पीछे सौरभ वजह जैसा क्या है कि एक छोटा चीज मैं बताऊं कि चिराग एलजेपी हमेशा से ये चाहती है कि बीजेपी जेडीयू का जो स्ट्रांग वोट बैंक वाली सीट हो जो वो उनके हिस्से में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। अरे ये मांझी जी गजबी किए हुए हैं, उन्होंने कहा हमारा अपमान हो रहा है। तो लोगों ने कहा ये मतलब मांझी जी बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी हमारा अपमान कर रही है। उन्होंने बीजेपी नहीं अपमान कर रही है, हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है, हमको इतनी सीट तो दो, हम रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाए, स्टेट पार्टी बन जाए। उन्होंने कहा अभी ये एसआईआर में चुनाव आयोग ने सबको जो है लिस्ट दिया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का, हमको वो भी नहीं मिला क्योंकि हमको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है वो। तो बड़े परेशान थे वो। पहले तो उन्होंने, आप ही तो कविता सुना रहे थे उनकी कल प्रोग्राम में। एक जोड़ देता हूं इसमें, वो बोधगया की भी सीट मांग रहे हैं, बोधगया की भी सीट मांग रहे हैं चिराग, और भारतीय जनता पार्टी उसको देने के लिए तैयार नहीं है। आज जो जानकारी ये थी सोर्सेज से कि उन्होंने यहाँ तक आज धमकी दी कि हम एक तरफा आज सीट का ऐलान भी कर देंगे 30 सीट्स का। अच्छा। हाँ, कौन सी सीट कहाँ की होगी ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन था कि अभी ये टला नहीं है। नित्या जी ने बात किया होगा दोपहर में, तो उसके बाद हो सकता है मामला टल गया होगा, लेकिन सुबह सुबह तक की ये जानकारी ये थी कि वो यहाँ तक जा रहे कि आज हम सीटों का ऐलान कर देंगे। मुझे हैरानी हो रही है, वो यहाँ तक जा सकते हैं? नहीं, जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो नहीं, अगर पोस्चरिंग जो है, ऐसी पोस्चरिंग या धमकी भी दे तो भी मुझे पोस्चरिंग तो देखिए राजनीति में पोस्चरिंग तो होती है। अब आप ये मान करके चलिए कि मांझी जी की क्या राजनीतिक हैसियत है, अकेले यदि वो लड़ते हैं तो सही बात है, ठीक है कि नहीं। अकेले वो लड़ते हैं तो 2 सीट भी वो बचा ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो मांग कितना रहे थे कल जो उन्होंने कहा, जो दिनकर की कविता कोट की और कहा कि 15 ग्राम दे दो, रखो सारी धरती तमाम। 15 यदि मांझी को सीट दे दिया जाता है तो मतलब उसकी विनेबिलिटी आप मान। लेकिन जो उन्होंने कहा अगर वो उनके साथ हुआ तो गलत हुआ। उन्होंने कहा देखो मुझे कहा था एक लोकसभा एक राज्यसभा, और कहा था पत्थर की लकीरें मिलेगा, कहाँ मिली? देखिए उस समय की बात और थी, आज की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। आपने कहा ना कि जैसे तेजस्वी आज अकेला है, तो तेजस्वी को राहुल गांधी भी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जो लोकसभा के समय जिस प्रकार से तेवर दिखाया था। और आपको ध्यान होगा कि लोकसभा जब खत्म हो गया था चुनाव, तो 8 जनवरी को तेजस्वी ने प्रेस से बातचीत में कहा कि जो इंडिया गठबंधन था वो बस लोकसभा चुनाव के लिए था, वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो विधानसभा तक आते हैं तो मान करके चल रहे थे कि जो हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार कर लेगी। लेकिन आज के दिन में कांग्रेस पार्टी इस पर वो तैयार ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 60 सीटों से तो कम नीचे आने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। 50-55 पे मान रही है शायद। मुझे जानकारी है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी 60 सीटों के लिए अड़ी हुई है, उससे कम नीचे आने के लिए वो तैयार नहीं है। और यदि ऐसा है
यदि कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें भी दिया जाता है तो लॉस किसका होगा? आज भी तेजस्वी का ही अभी मेरे loss ख्याल से होगा। मीटिंग शुरू हो गई होगी। जो ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस पार्टी के, अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी, भूपेश बघेल, ये तेजस्वी यादव से मिलने वाले थे 5 बजे। इसमें 2-3 बातें मैंने सुनी। एक तो वो खुद ही, जैसे मैंने कहा, आज उन्होंने कहा तेजस्वी सरकार बनेगी, तो अब ये उन्होंने कहा राहुल गांधी उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये वक्त ट्रीटमेंट देने का है कि मिलकर चुनाव लड़ने का है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उनके खेमे में मैंने सुना 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। एक तो बनी चुके हैं मुकेश सहनी, तो कह रहे हैं वो हम 3 डिप्टी सीएम भी दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि एक डिप्टी सीएम उसकी तरफ से भी बने और एक तेजस्वी के साथ उनकी पार्टी का भी हो, तो 3 डिप्टी सीएम की बात तो चुनाव कर तो ही जीत रहे लो हैं। पहले। वो क्या है? नहीं, लेकिन आप क्या, इस गठबंधन में भी तो है, इस गठबंधन की बात भी तो वहीं पर आकर के ठहर जाती है। एलजेपी चाहती है कि वो इतनी सीटें जीते ताकि, जैसा कि अभी उन्होंने बताया, कि आने वाले दिनों में हम डिप्टी सीएम का पोजीशन ऑक्युपाई करें, और साथ में एलजेपी का एक बड़ा कंसिस्टेंट अप्रोच रहा लेकिन है। एक अंतर दिख रहा है ना, यहाँ नीतीश के साथ मोदी की फोटो हर जगह लगी है, पहली बार लगी है। लगी है। आप साझा घोषणा पत्र जारी कर रहे हो, स्कीम लॉन्च करते हो तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दिल्ली और पटना से साथ में जोड़ते हैं। वहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। देखिए, वहाँ क्या, आप जो 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला आपने कहा, वो कुछ होने नहीं जा रहा, कोई अनाउंस ये लोग नहीं करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें न सीएम अनाउंस करेंगे न डिप्टी सीएम अनाउंस करेंगे। सीएम तो फिर भी मान लीजिए कर लीजिए, डिप्टी सीएम में समस्या क्या है कि मल्लाह अगर आप डिप्टी सीएम में कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो मुसलमान कैसे नहीं करेंगे? 18% जिसका देना वोट है, चाहिए, मैं तो ओवैसी मानता हूं। बार कह रहे हैं, ओवैसी सीमांचल में यही बात कर रहे हैं कि 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, और जिसका 2-2.5% है वो डिप्टी सीएम मांग रहा है। अब ओवैसी ने कह दिया मैं 40 सीट लड़ूंगा, और सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसने अनाउंस कर दिया सीमांचल के बाहर। उन्होंने चंपारण में कैंडिडेट अनाउंस किया, राजपूत कैंडिडेट अनाउंस किया मुस्लिम बहुल सीट पर, ढाका की सीट पर, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के भाई को कैंडिडेट बनाया। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं राणा रणधीर, उनके भाई राणा रंजीत को ढाका से उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। उन्होंने दरभंगा में और मधुबनी में 4 सीटें अनाउंस कर दी, जाले की सीट, बिस्फी की सीट, केवटी की सीट। सीधा नुकसान महागठबंधन, सीधा नुकसान। और वो सीमांचल में लड़ रहे हैं, तो एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की मजबूरी हो जाएगी, एक दलित डिप्टी सीएम घोषित करने की मजबूरी हो जाएगी, एक अति पिछड़ा डिप्टी सीएम, एक पिछड़ा सीएम। तो ये कौन इतना पंडोरा बॉक्स खोले? तो डिप्टी सीएम में नहीं जाना चाहता है कोई आदमी। अब मुकेश सहनी की समस्या है आइडेंटिटी की, पॉलिटिक्स में अगर आप ये मैसेज नहीं देंगे अपनी कम्युनिटी को कि पावर स्ट्रक्चर में हम एक जगह दिलाने जा रहे हैं, तो आपके साथ जुड़ेंगे। ये तो देखिए अंदर की सारी कहानी थी जो सीट बंटवारे में चल रही है, व्हीलिंग डीलिंग चल रही है। तेजस्वी की घोषणा पे हम आ जाते हैं, हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा। अब इसका कुछ गणित निकालिए साहब। इसका गणित ये कहता है बिहार में 2.97 करोड़ परिवार हैं, ऑलमोस्ट 3 करोड़ परिवार माने जाते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर और इसमें अगर कास्ट सेंसस जो हुआ था, जिसके लिए कहा उन्होंने कि मेरे पास सारा डेटा है, मैं सब कर दूंगा, तो उसमें 20,49,000 लोगों के पास मात्र सरकारी नौकरी है, मात्र। तो अगर इनको आप हटा दीजिए और मान लीजिए कि हर परिवार में एक ही है, तो भी उनको 2,76,00,000 नौकरी देनी पड़ेगी। 2,76,00,000 सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कैसे देंगे आप? और सोचिए, इसका अगर 1/4 भी देना है, 1/4, तो भी 70 लाख, तब भी 70 लाख। आप जानते हैं सेंटर के कितने एम्प्लॉइज हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार के कितने एम्प्लॉइज? नहीं तो एक बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे भारत सरकार के 47 लाख एम्प्लॉय हैं। पूरे भारत में 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं 2,76,00,000 लोगों को बिहार में दूंगा सरकारी नौकरी। मतलब आपने पब्लिक को बिल्कुल ही क्या समझ लिया है? मतलब आपने कह दिया और वो मान लेगी जनता। मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी मैंने आपको बताया 20,49,000, प्राइवेट नौकरी 15,90,000, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 28 लाख, सेल्फ एम्प्लॉयड लगभग 40 लाख, डेली मिस्त्री मजदूर लगभग 2,18,00,000, खेती किसानी करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोग। ये है वहां पर प्रोफेशन का डेटा। और वो जो 20 लाख है, उस 20 लाख में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब को भी इंक्लूड किया हुआ है। वो जो 20 लाख काउंट आप कर रहे हैं सरकारी नौकरी, हाँ 20,49,000 जो अभी जिनके पास है, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल भी है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं जो 10,000 पे काम कर रहे हैं, 15,000 पे काम कर रहे हैं, सरकारी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं। वो सिर्फ नैरेटिव के लिए सर जा रहे हैं। अदरवाइज चुनाव की ताकत की अगर बात कर लें तो उनकी जो असली ताकत है, इस बार जैसे दशहरा का ही मेला लगा हुआ था, या जो भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं छोटे छोटे गांव के स्तर पे,
इनके आरजेडी के कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े होकर और माइक से, जहाँ बहुत भीड़ होती थी उसके थोड़ा सा दूरी पे खड़ा होकर वो अनाउंसमेंट लगातार इस बात का किए हैं कि लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये फॉरवर्ड लोग आपको बैठाते नहीं थे अपने सामने, आपका घर, आप अपने घर के बाहर चरपाई पे नहीं बैठ सकते थे, ये लालू प्रसाद जी है वहीं आ जिन्होंने गए दिया उस पूरी तरह से, और ताकत उनकी वहीं पे है कि अगर वो नैरेटिव चलता या चल जाए तो फिर बल्ले बल्ले, अगर वो नहीं चलेगा तो बाकी ये सब चीज़ तो कहने के लिए होती है, उनको ही पता है कि हाँ चुनाव उसी पिच पे लड़ना है, जाति की पिच पे लड़ना है। इक्वेशन आप मैनेज कैसे करते हैं और नैरेटिव उसी में जाना है। और एक चीज़ पहले वाली बात में जो आप छोड़ के आगे बढ़ गए मैं जोड़ दूँ, जीतन राम मांझी का जो आप चीज़ देख रहे हैं ना वो सिर्फ कहने के लिए है, वो चिराग पासवान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए है। अंदर जब जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने लिस्ट दिया 12 का, इच्छा जताई 8 की, बीजेपी की तरफ से 6 सीट कहा गया, उन्होंने कहा कि देख लिया जाएगा। पिछली बार 7 लड़े थे, इस बार इन लोगों ने 6 बोला था, इच्छा 8 की थी, लिस्ट दिया था 12 का। क्योंकि उनके सामने आके जब चिराग, उसके बाद आपने देखा होगा उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब कुछ हैप्पी मोड में था चुनाव का जब अनाउंसमेंट हो गया। तो बाद में जब चिराग पासवान ने थोड़े अपने तेवर दिखाना शुरू किए तो बीजेपी जेडीयू के लिए ज़रूरी था कि जीतन राम मांझी भी एक स्टैंडिंग लें ताकि चिराग पासवान से कहा जा सके भाई हमें तो सबको अकोमोडेट करना है ना, आपको भी कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की चिराग पासवान के साथ भी पॉलिटिक्स ये सोचना अत्याचार होगा कि वो मैनेज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। छोटी पार्टियां, अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सीट किस आधार पर देते हैं, लोकसभा सीट किस आधार पर देते हैं, चिराग पासवान और क्या ही करेंगे। दूसरी बात कि उनका संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष ब्रह्मपुर सीट मांग रहा है जो कि पिछली बार भी वीआईपी के पास थी, क्या ही गलत कर रहे हैं। और गोविंदगंज पे उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो बीजेपी के मौजूदा कैंडिडेट हैं, बीजेपी के भीतर बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको लेकर नाराजगी है, लेकिन क्योंकि वो सीट इसलिए नहीं देनी है कि जो सांसद हैं राधा मोहन सिंह, उनकी राजू तिवारी से नहीं बनती है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो वो ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ने कोई बहुत गलत स्टैंड ले रखा हो। चिराग पासवान के प्लस पॉइंट की बात करें तो 5-5.5% वोट ऐसा है ना जिसको स्विंग कराते हैं। पिछली बार लोकसभा में अगर वो दल कहे कि भाई हमारा तो सक्सेस रेट 100% है, तो ये बीजेपी के भीतर हमें कभी ये नहीं महसूस हुआ कि वो इस बात से कोफ्त में हो कि ये तो बड़ा अनजस्टिफाइड डिमांड कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी पार्टी है तो फिर वो दिखाती है, ताकत दिखाती है फिर, और क्या है। तो देखिए मैं सवाल मेरा ये था आपसे, ये तेजस्वी वाली बात पे आते हुए, मतलब मुझे एक्चुअली मेरे मन में उत्सुकता है, लालू यादव बिल्कुल घर बैठ गए हैं क्या? क्यों नहीं आए? इतनी बड़ी घोषणा कर रहे थे। लालू यादव को ये लोग इस बार नहीं, पहले की तरह नहीं है, इस बार लालू यादव के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, लालू यादव की तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार जो झिझक थी पहले वो छोड़ दिया तेजस्वी यादव ने, लालू यादव के चेहरा दिखाया जा रहा है और अंतिम व्यक्ति, उन्होंने गरीबों को अधिकार दिलाया, आवाज दिलाई, ये सब नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन अब इस घोषणा में उन्होंने नहीं बैठाया, ये अलग बात है। नहीं वैसे भी नहीं दिख रहे, कहाँ दिख रहे हैं? वैसी कोई भूमिका नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी और टिकट बंटवारे में कोई भूमिका नहीं है। वो सब तो संजय यादव और तेजस्वी यादव मिलकर तय कर रहे हैं, या उसके बाद एक बड़ी कोठरी जो जिसमें शक्ति यादव या इंजीनियर सुनील और सुनील सिंह और विनोद जायसवाल किस्म के लोग हैं, ये लोग कर रहे हैं, उसमें कोई भूमिका नहीं है उनकी। अच्छा, उनकी उम्र के कारण भी, सेहत के कारण भी, और कोई जरूरत अब तेजस्वी यादव अकेले ऑलमोस्ट इन रिटायरमेंट। हाँ, तो उस मोड में है वो, और उसी तरह से तेजस्वी ये कर रहे हैं। हम लोग जो उनकी इस स्कीम की बात कर रहे हैं, ये जो योजना है ना, ये कोई रोजगार नौकरी देने की योजना नहीं है। देखिए बिहार की एक साइकी समझिए आप, कि सरकारी नौकरी ऑब्सेशन है बिहार के लोगों का। तो ये लोगों की भावनाओं से खेलना है, ये नैरेटिव तो सेट करना है। लोगों की भावनाएं होती हैं सरकारी नौकरी के साथ जुड़ी हुई, सरकारी नौकरी करनी है। आप दो ही चीजों के दाम बिहार में बढ़ते हैं, जमीन के दाम या सरकारी नौकरी वाले दूल्हे के दाम बढ़ते हैं। तो सरकारी नौकरी जो है वो चाहिए बिहार के लोगों को। तो इसने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। आप एक मानिए, जो हिसाब लगाने की भी इतनी हम लोग को जरूरत नहीं है। बिहार में हर 4 आदमी में से 1 आदमी को सरकारी नौकरी दे दीजिएगा, सड़क पर चलते हुए तो सरकारी नौकरी टकरा जाएंगे एक दूसरे से। वो नहीं है, ये मनरेगा टाइप की कोई योजना होगी जिसमें मानदेय दिया जाएगा 2000, 3000, 4000 और कहा जाए कि आप सरकारी नौकर हैं। ये लो जी, आप तुम सरकारी नौकरी में हो। भाई मनरेगा भी तो रोजगार की योजना है ना। मूर्ख ही समझ रहे हैं जनता को, मैं तो सीधे कह रहा हूँ। आप इमोशन से खेलना है, भावनाओं से खेलना है, भावना है। आप कुछ मत कीजिए, जितनी नौकरियों का वादा है उसको आप 5000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या उतना बिहार का बजट भी है? 5,000 रुपया मिनिमम तो दोगे? मैं वही कह रहा हूँ, ठीक बात। क्या बिहार का बजट भी है उतना? और उस बिहार के बजट में जो रेकरिंग खर्चे हैं उसको आप माइनस कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे ख्याल से ठीक समराइज कर दिया, केवल इमोशन, सरकारी नौकरी के इमोशन से साथ इस चुनाव में एक नैरेटिव तो खड़ा होगा ना। प्रोफेसर साहब, एक सर्वे जो है, लेटेस्ट सर्वे, मैंने आपसे कहा था ना, लेटेस्ट सर्वे आपको दिखाऊंगा, वो मैं बता देता हूं आपको। वोट वाइब का सर्वे है। ये जो ट्रेंड इन्होंने पकड़ा है कुछ विरोधाभासी है, लेकिन उसको इन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी है। तो आप लोग भी देखिए, समय कम है, जल्दी से बता देता हूं आपको। इन्होंने सीधे पूछा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति जनता का मूड क्या है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता के खिलाफ विरुद्ध लहर है, 48.6%, 48.6% लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है।
32% कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी है, मतलब उनको काम ठीक लग रहा है, और 14% कहते हैं हम तटस्थ हैं, ना उधर हैं ना इधर हैं। तो एंटी वाला 48.6 है, और तटस्थ और प्रो को जोड़ लीजिए तो 46% बनता है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ। इसमें जो इन्होंने अंदर डिटेलिंग दी है, 18 से 34 साल के लोग यानी युवा, वो 50% से ज्यादा सरकार के विरुद्ध भावना रखते हैं। मुसलमानों में 2/3 लोग सरकार के विरुद्ध हैं, और यादवों में 3/4। मतलब सबसे ज्यादा अगर इस सरकार के खिलाफ कहीं विरोध है तो वो यादवों में है, फिर मुसलमानों में है, और ओवरऑल यंगर पॉपुलेशन के अंदर है। जो लोग साथ में हैं, सरकार के सत्ता पक्ष के साथ हैं, वो सवर्ण हिंदू हैं 55% के करीब, गैर यादव ओबीसी और ईबीसी हैं 45% से ज्यादा, और वरिष्ठ नागरिक हैं 50% से ज्यादा, ठीक है। तो ये है कौन सरकार को चाहता है, कौन इसको बदलना चाहता है। आगे उन्होंने पूछा बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं। नीतीश कुमार 23%, तेजस्वी यादव 35%। इसके अंदर जो इन्होंने डेटा दिया है, 60% मुसलमान और 70% यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 20% सवर्ण, 25% नॉन यादव ओबीसी ईबीसी नीतीश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है, 20% सवर्ण और 10% मुसलमान पीके को देखना चाहते हैं। तो वो मुसलमानों में उनकी सवर्णों में 20% अगर पीके के लिए फॉलोइंग है, और मुसलमानों में 10%, तो इसको आप बताइएगा फिर क्या हम समझें पीके की परफॉर्मेंस के बारे में। आगे पूछ रहे हैं कि सीधा पूछ लिया, बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे। एनडीए 41.3, महागठबंधन 39.7। यही है विरोधाभास कि जब सत्ता विरोधी विरोधी लहर को 48.6 लोग मानते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, तो एनडीए को वोट करने वाले 41 और महागठबंधन को वोट करने वाले 40% से कम कैसे हैं। ठीक बात। इनका जस्टिफिकेशन ये है कि इसकी वजह है, ये जो हम कहते हैं सरकार के खिलाफ, तो वो मानते हैं नीतीश कुमार, ओनली नीतीश कुमार। और जब आप वोट किसको करेंगे पूछते हैं, तो उसमें सारे फैक्टर आ जाते हैं। चुनाव की घोषणा भी आ जाती है, नरेंद्र मोदी भी आ जाते हैं, डबल इंजन भी आ जाता है, सब आ जाता है। मतलब नीतीश कुमार अगर मार्जिनली अहेड हैं अभी चुनाव में, तो ये सर्वे करने वालों का ही मामला है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार सोली, बट जो एनडीए का उनको बुके और बंच दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से। सहमत हैं आप? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अगर अलग अलग दल पे ये चुनाव लड़े हैं, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, तो शायद जेडीयू नंबर 3 पे रहेगी। वो ताकत तभी है जब दोनों के आप साथ रहें। नीतीश कुमार का अपना यूएसपी है, वो बर्डन बिल्कुल नहीं है, एकदम से एसेट हैं, बीजेपी के लिए निहायत ज़रूरी है, इंडिया गठबंधन के लिए निहायत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने दम पे इस चुनाव को लेके चले जाए, ये वो करिश्मा उनका अब नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको इनका जस्टिफिकेशन ठीक लगा? नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी हमने फील नहीं किया। अब ये सर्वे की बात अलग है। 48% तो स्ट्रॉन्ग ही मानिए। नहीं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमको लगता है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक वोटर्स फटीग, हम बार बार कहते हैं कि वोटर्स फटीग है, क्योंकि 20 साल से एक आदमी मुख्यमंत्री है। एंटी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी हो जाए 48%, तो बीजेपी भी उसको कोई रोक थोड़े सकेगा। फिर अगर 48% बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और यूथ में इतनी नाराजगी हो जाए, आपको हम ये अभी यूथ तो नहीं है, 50% से ज्यादा। और यूथ आज की तारीख में 18 से 28 साल की उम्र, मतलब जेनजी जो है, जेनजी जो वोटर है, वो 1,70,00,000 है। तो फिर तो सारा गेम ही बदल दे। अगर उसमें इतनी नाराजगी है, 50% से ज्यादा की नाराजगी है, तो ये कंट्राडिक्शन अभी है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फील नहीं कर रहे हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहें, या ऊब थकान, उसको ये तमाम जो लोक कल्याणकारी योजनाओं से इन लोगों ने दूर किया है, और एक अच्छे कोalition के साथ जाएंगे ये लोग, तो वो उनका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, वो उनके लिए फायदा। ये कह रहे हैं कि महिलाओं में एनडीए को, मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को 6% की लीड है महिला वोटरों में। पुरुष वोटरों में महागठबंधन को 2% की लीड है। समझ में आता है आपको ये? दूसरा, बिना आपने आयु वर्ग की बात की, 18 से 34 आयु वर्ग में, मतलब युवा लोग में महागठबंधन आगे है। 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में एनडीए आ गया है। फिर ये कहते हैं एमवाई, मुस्लिम यादव और एसटी ट्राइबल में महागठबंधन आगे है। सवर्ण में, गैर यादव ओबीसी में और ईबीसी में एनडीए आगे है। दलित वोट के लिए कांटे की लड़ाई है। मुझे लगता है ये सर्वे ठीक है। जिसे आप कंट्राडिक्शन कह रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है कि जो आप देख रहे हैं कि 35 साल से जो ज़्यादा का है, उसको लालू राज के बारे में जानकारी है कि, और जो आपने कहा ना कि लालू को क्यों लेकर के नहीं आया, क्योंकि लालू को जैसे ही आता है लालू, फिर लोग भारतीय जनता पार्टी और बाकी अपोजिशन जो है,
इस चीज़ को कैश ऑन करती है, बार बार याद दिलाती है कि उस समय क्या होता था, और यदि तेजस्वी का आएगा शासन आता है तो फिर वो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर आप मत देखिएगा। और ऐसे तमाम इधर उदाहरण ऐसे दिखाए गए हैं कि एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर समाज के लोग जो है इस शहर में आकर के, इस टाउन में आकर के आज ये गुंडागर्दी किया, ये सब पूरा नैरेटिव चल रहा है बिहार के अंदर। इस गांव में इतने आकर के 100 मोटरसाइकिल आए और मारपीट करके पुरानी बातें याद दिलाई जा रही नहीं, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। 2 दिन पहले की घटना है। एक गांव में मुझे जानकारी आई कि वहाँ 100 मोटरसाइकिल से आए और मार करके 2-4 सवर्ण घर के जबरदस्ती उनके घर पे भी कब्जा किया, उनको मारा पीटा भी। इस रंग की चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें लौट करके आ जाती हैं। दूसरी बात जो आपने देखा ना कि यंग लोगों में जो आ रहा है कि 50% से ज़्यादा, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो युवा पीढ़ी है 18 से ऊपर वाला, उसको वो चीज़ें जानकारी नहीं है जो लालू राज के समय है। ठीक है। तो ये नए वोटर भी हैं, कुछ ऐसे वो हैं जो कि परेशानी भी है। इनसे तो मैं सर अक्सर पूछता रहता हूँ प्रोग्राम में, क्योंकि आते रहते हैं, आप कम आते हैं। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? मुझे नहीं लगता है, कोई दूर तक कारण नहीं मुझे इस बार या कभी नहीं? मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी की जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है एनडीए काफी क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं मानते आप? मुझे नहीं लगता है कि क्लोज कॉन्टेस्ट था। देखिए, ये नैरेटिव बिल्ड किया गया कि क्लोज कॉन्टेस्ट है, बिहार में ये है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैं फिर ये बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी अपने ऑप्टिमम लेवल पर थे पिछले चुनाव में। और मैं आपको फिर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले जब 2015 में भी चुनाव लड़ी थी, तब भी 24% के आसपास वोट उसके पास था। ठीक है सर, अब क्लोज करते हुए, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है? बिहार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रिजल्ट के दिन एसआईआर पे बात होगी, बहाना एसआईआर ऐसे आएंगे ना तो उस दिन इश्यू एसआईआर। महाराष्ट्र में भी तो 4 महीने बाद बोले थे। हाँ, नहीं, इसमें बिहार रिजल्ट में आप देखिएगा नंबर्स ऐसे आएंगे। कहीं मैंने पढ़ा कि तेजस्वी यादव नाराज है राहुल गांधी से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो एसआईआर के समय से नाराजगी क्या उनके एसआईआर के समय से है। एक तो उनके नाम की घोषणा नहीं हो रही है, सीटों के लिए ऐसा अड़ियल रवैया कांग्रेस पार्टी का है कि आप जीत सकते नहीं हैं और जबरदस्ती सीटें लेकर के खराब करेंगे। तेजस्वी चाहते थे कि सीपीआईएमएल को सीटें मिले ज्यादा, और वो खुद ज्यादा सीटें लड़े। इसमें स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज हैं लड़के चुनाव जीतने की। कांग्रेस के पास न संगठन है, न नेता है, न कोई चेहरा है। तो क्यों ढो रहे हैं तेजस्वी? किसको? कांग्रेस अकेले जा भी नहीं सकते ना, अकेले तो फिर और वॉकओवर देना हो गया एनडीए को। पिछले चुनाव में भी 9% के आसपास वोट था कांग्रेस पार्टी के दिन। ये इसको इग्नोर मत कीजिए। और पीछे के जितने चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा ही है, 6%, 6.5%, 9%, 9.54 के आसपास पिछले चुनाव में देखते हैं सर। 14 को भी तो कुछ बातें करनी है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। अजीत जी शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।